हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास तोमर, अ टीचर, अ मोटिवेटर एंड एंटरटेनर। दोस्तों, बेसिकली आई एम अ फैकल्टी ऑफ बैंकिंग एंड इकोनॉमी इन केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। दोस्तों, इससे पहले अगर मेरे इस सेक्टर के एक्सपीरियंस की बात की जाए, सर मैं वर्क कर चुका हूं सर करियर पावर बैंकर्स अड्डा के साथ, वर्क कर चुका हूं महिंद्रास के साथ, सर मैं वर्क कर चुका हूं पाइनर एकेडमी में, सो मैनी मोर। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि मैं अब यहाँ पर अवेलेबल क्यों हूँ। तो मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड पर, स्पेशली बैंकिंग एंड इकोनॉमी जैसे सेक्शंस पर, सर मैंने डिसाइड किया है कि मैं उनको क्लासेस के बाद भी कुछ हेल्प कर सकूं, जिससे उनको सिलेक्शन लेने में आसानी हो। दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको बहुत टफ लगते हैं, उन पे मैंने आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स बना के दूंगा। एक ऑथेंटिक डेटा मिलेगा आपको, जिसके बाद आपको किसी भी किताब, किसी भी बुक, किसी भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये सर ये मोर सफिशिएंट डेटा होगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, चाहे बैंक के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एसएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, आप मुझे कमेंट भी करेंगे, आप मुझे सजेशंस देंगे। और सर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और बहुत सारी बेसिक्स जो नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं आप चाहते हैं, तो सर गूगल कर सकते हैं कौन बनेगा जीए पति, और पेज आएगा कौन बनेगा जीए पति आहा फुल स्टाइल से, आपको सीधे कनेक्ट करेगा। या फिर आप मुझको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9897966041 पे। और सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करें कौन बनेगा जीएचएस पति। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। और दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा, इसमें कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस टॉपिक का जो सबसे पहला सेगमेंट है, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। हम बात करेंगे बैंकिंग की भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी आज प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में सर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन बैंकिंग और के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इंटरव्यू हो चाहे एग्जाम हो, आपसे पूछा जाता है सर बैंक क्या है। इंटरव्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर वहाँ पे आप इंटरव्यूअर्स जो होते हैं उनको घुमाने की कोशिश ना कीजिए, उनको आप सीधे सीधे दो लाइनों में बताइए बैंक क्या है। तो सर आप कहेंगे बैंक इज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड अलाउज विड्रॉल ऑन डिमांड। इट ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस एंटिटीज। कहने का मतलब है बैंक, ये भी कह सकते हो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है और लोगों की मांग पर उनको विड्रॉल प्रोवाइड कराता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रदान करता है, जैसे लोन की फैसिलिटी है, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, सभी को प्रदान करते हैं। क्वेश्चन है कि सर हमने बात की थी कमिटमेंट था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्वेश्चन बनता है सर कि भारत का पहला बैंक कौन सा था जो भारत में खोला गया। तो सर आंसर होगा तो द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सर ये यूरोपियन मैनेजमेंट के अंतर्गत खुला एक कंपनी थी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। इस कंपनी ने भारत में बैंक स्टार्ट किया 1770 में। लेकिन सर जो बैंक था सर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं हम भारतीयों ने उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं किया, और कहीं ना कहीं लोगों ने वहाँ बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया, और इसी वजह से ये बैंक धीरे धीरे 1830-1832 के समय में आते आते बंद हो गया। क्योंकि हम भारतीय शुरू से ही टैलेंटेड थे, हम जानते थे कि अंग्रेज बेसिकली भारत में आए क्यों थे और ये करना क्या चाह रहे हैं। वो लोगों ने को लगा, उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं किया, और ये जो बैंक था सक्सेसफुल नहीं रह पाया। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो शुरुआत में उन्होंने जो 3 प्रेसिडेंसी प्रांत थे जहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी, आपको पता ही है कौन कौन से प्रेसिडेंस प्रांत थे। तो सर आपको पता होना चाहिए, वो जगह थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। सर इन्होंने इसमें 3 बैंक खोले जिनको कहा जाता है 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स। ठीक है, और किस कंपनी के अंडर में खुले? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में खुले। कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। सर जिनकी डिटेल्स में जाते हैं तो डेट्स को देख लेते हैं जरा।
तो सर पहला बैंक था 1806 में, जो था बैंक ऑफ कलकत्ता। और सर इस बैंक का नाम रीनेम किया गया इसको 1809 में, और नाम बना दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं बैंक ऑफ बंगाल 1809 में स्टार्ट हुआ। सर थोड़ा सा गलत बात है, ये बैंक ऑफ बंगाल 1809 में स्टार्ट नहीं हुआ सर, ये 1806 में बना था। तब इसका नाम बेसिकली बैंक ऑफ कलकत्ता था, बदल के रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद सर 1840 में सर 1840 में बैंक बनाया गया सर बैंक ऑफ बॉम्बे। उसके बाद सर 1843 में एक बैंक खोला गया सर बैंक ऑफ मद्रास। इसके बाद सर धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत को कैप्चर करते चले गए, लेकिन सर 1857 में एक सैनिक क्रांति हो गई। एक सैनिक हुआ करता था मंगल पांडे। अब आपको हिस्ट्री की कहानी क्या बताना, और उस एक्टिविटी को 1857 में जो हुई, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सर अंग्रेजों ने इस स्वाधीनता संग्राम को कहीं ना कहीं कुचल के रख दिया। लेकिन उसके बाद ब्रिटेन की महारानी ने भारत का जो कब्जा था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद बेसिकली अगर इन बैंकों की बात की जाए, ये सर उस समय सेंट्रल बैंक्स के तौर पर भी काम करते थे। ब्रिटेन की महारानी ने क्या किया, लिखा हुआ है सर व्हाट्स हैपेंड विद प्रेसिडेंसी बैंक, बिल्कुल। तो 1921 में इन तीनों बैंकों को, कौन कौन से बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को क्या कर दिया, अमेलगेमेटेड कर दिया गया, इनकी मिला दिया गया और एक नाम बना दिया गया। क्या सर जी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली सर एक प्राइवेटली एंटिटी थी, बिल्कुल सर सीधी सी बात है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही नहीं थी तो सर गवर्नमेंट बैंक कहाँ से आनी चाहिए। खैर उसके बाद सर हम जब आजाद हुए तो सर हमारा जो देश था अंडर डेवलपिंग फेज में था। मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में रहती थी, जिनके जीने का सहारा था छोटे छोटे उद्योग धंधे और साथ में सर एग्रीकल्चर। उसके लिए उनको पैसा चाहिए, पैसा था नहीं। पैसा कौन प्रोवाइड कराएगी, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को उसको प्रोवाइड कराने के लिए बैंक चाहिए, बैंक्स थे नहीं, सारे बैंक्स प्राइवेट हुआ करते थे। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1955 में डिसाइड किया कि जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसको सरकार ने नेशनलाइज कर दिया एसबीआई का एक्ट बना के, और सर इस बैंक का नाम बदल कर रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 3-4 साल एसबीआई ने काम किया, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव था कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो इसी को देखते हुए कई सारे विशेषज्ञों ने सलाह दी गवर्नमेंट को कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एंड वी हैव टू नीड स्टार्ट सम अदर बैंक्स दैट विल बी हेल्प टू एसबीआई। तो दोस्तों 1959 में कॉन्सेप्ट आया एसोसिएट बैंक्स का, और 8 बैंक खोले गए एसबीआई की मदद करने के लिए दोस्त। लेकिन ये बैंक स्टेब्लिश तो हुए, लेकिन स्टेबलाइज नहीं रह पाए, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रही। क्या घटनाएं घटी देखते हैं। शुरुआत में 8 बैंक थे एसोसिएट, हमने अभी डिस्कस किया था। सर एक घटना है 1963 की। सर राजस्थान के 2 बैंक हुआ करते थे, एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। सर इन दोनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और एक बैंक बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। 2008 में सर एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और 2010 में एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इन दोनों बैंकों की सर फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई, और इन दोनों को उठाया और मिला दिया गया किसके साथ, एसबीआई के साथ। यानी कि सर पहले 8 थे, तो सर आपने देखा कि 8 में से 2 के 1 कर दिए, 7 बचे। ये चला गया सौराष्ट्र, 6 बचे, और इंदौर गया तो 5 बचे। कौन कौन से 5 बैंक एग्जिस्ट करते हैं, बीकानेर एंड जयपुर, इसको बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। सर लेकिन भारत में बैंकों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। स्थिति इतनी खराब है सर, भारत में इस समय 27 पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इन 27 पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात की जाए तो सर मैक्सिमम बैंक्स जो इस समय डेफिसिट्स में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। सर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, एक तरफ उसमें होते हैं एसेट्स, एक तरफ होती हैं लायबिलिटीज एंड एसेट्स। किसी कंपनी की सर लायबिलिटीज एक्सपेंड होती चली जाती हैं एसेट्स के कंपैरिजन में, तो वो कंपनी सर डेफिसिट में चली जाती है, घाटे में चली जाती है। घाटा बियर करने की भी एक सर लिमिट होती है। अगर कोई कंपनी उस घाटे को बियर नहीं कर पाएगी तो सर वो बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। उसके बाद सर उसके जो इन्वेस्टर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनकी सर हालत खराब होना तय है। आपको याद होगा 2008-9 में अमेरिका का एक बैंक था लेमन ब्रदर्स, सर दिवालिया हो गया। इसकी वजह से अमेरिका की काफी कंपनियां बंद हो गई, अमेरिका की इकोनॉमी में सर ब्रेक डाउन हो गया, वर्ल्ड की कई इकोनॉमी भी उससे इफेक्ट हुई, इवन इंडिया तक में सर रिसेशन आ गया। सरकार ने देखा कि बैंकों का एनपीए रैपिडली बढ़ रहा है। विजय माल्या साहब जैसे लोग बैंकों का पैसा उधार लेने के बाद खाया पिया हजमोला कर जाते हैं, जिस हजमोले को बैंकिंग में कहते हैं एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इतनी खराब स्थिति को देखते हुए सर
आपको एक एग्जांपल बता दूं, अभी एक रिपोर्ट आई सर पंजाब नेशनल बैंक की, जिसमें कहा गया उनको एक क्वार्टर का जो घाटा था, क्वार्टर का मतलब 3 महीने, बहुआ नहीं है यहाँ पे, हाँ 3 महीने जो घाटा था सर लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सर बैंकों की स्थिति क्या है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सर ऐसी कोई भी एक्टिविटी क्रिएट हो, स्थिति क्रिएट हो जिससे गवर्नमेंट की हालत खराब हो या पब्लिक का कोई बड़ा लॉस हो। तो सरकार ने तय किया है 27 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों को मिला के सरकार 6 से 7 बड़े बैंक बनाएगी। इसी क्रम में सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि 5 जो एसोसिएट बैंक थे एसबीआई के, इसी के साथ में 2013 में एक बैंक खोला गया महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, भारतीय महिला बैंक। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली बनाया गया, पहली ब्रांच मुंबई में खोली गई, सर इसकी भी हालत सही नहीं है। तो 5 बैंक सहयोगी, एक बैंक भारतीय महिला बैंक, इन 6 बैंकों को मिलाने का सरकार ने अप्रूवल दे दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और एसबीआई ग्रुप की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का एक स्टेटमेंट आया है रिसेंटली, उन्होंने कहा है ये मर्जर सक्सेसफुली हो जाएगा मार्च 2017 तक। इसके बाद एक बड़ी बात होगी सर, एसबीआई एक बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा और वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक्स में कहीं ना कहीं एसबीआई का भी नाम होगा। सर और बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो क्वेश्चन बनता है पहला बैंक जो भारतीयों द्वारा ओन्ड या मैनेज था सर। सर जी, तो ओन्ड और मैनेज की बात करते हैं तो पहले मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं सर। तो भारत का सबसे पहला बैंक था जो भारतीय लोगों ने मैनेज किया लिमिटेड लाइबिलिटीज के साथ, जो बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। सर ये बैंक खुला उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में 1881 में, लेकिन सर ये बैंक बाद में 1958 में इस बैंक को बंद होना पड़ा। उसके बाद सर भारत का पहला बैंक था जो प्योरली मैनेज कहा गया इंडियंस के द्वारा। ये था सर लिमिटेड लाइबिलिटीज के साथ था, मैनेज था, लेकिन पार्शली कह सकते हैं। और सर जो पीएनबी था कंप्लीटली था सर, पूरी तरह से भारतीय द्वारा मैनेज था। उसके बाद भारत में सर एक स्वदेशी मूवमेंट आया, उसकी भी बात करूंगा सर। ये इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना सर इसकी बेसिकली 1894-1895 में। तो आप 1894 पढ़ें 1895 पढ़ें तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है सर, आपको पता है कि अप्रैल से शुरू होता है मार्च तक रहता है, तो बेसिकली 2 ईयर कंसाइज हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो भारतीय द्वारा मैनेज था पूरी तरह से, जो आज भी सरवाइव कर रहा है और भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। लेकिन सर स्वदेशी मूवमेंट के बाद भारत में कॉमर्शियल बैंक खुले, तो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन बैंक कॉमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। तो सर पूरी तरह से कंप्लीटली अगर देखा जाए स्वदेशी बैंक, तो सर ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो एस्टेब्लिश किया गया 1911 यानी कि 1911 में। और इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। अब सर एक दूसरे अचीवमेंट की तरफ चलते हैं कि भारत का कौन सा बैंक जिसने अपनी ब्रांच ओपन कहाँ पे की सर? फॉरेन कंट्रीज में, विदेशी धरती पर। तो सर वो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर, ये बैंक था, इसने भारत की पहली बैंक खोली विदेश में। और कब खोली? 1946 में। और कहाँ खोली सर? लंदन में। इसी बैंक के नाम अचीवमेंट है, इसने कोई बैंक खोली कॉन्टिनेंटल जो यूरोप का था 1974 में, और जो कहाँ पे खोली गई सर? पेरिस में खोली गई। अगला क्वेश्चन बनता है विच इज द ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आता है कि सर ज्वाइंट स्टॉक क्या है? ऐसा बैंक जिसमें कई सारे लोगों का पैसा लगा होता है वो ज्वाइंट स्टॉक बैंक कहलाता है। सर अगर बात करें बेसिकली ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक भारत में था बैंक ऑफ अपर इंडिया, लेकिन सर ये बैंक बाद में बंद हो गया 1913 में। 1863 में ये ओपन हुआ था, 1913 में बंद हो गया। आपने नहीं सुना होगा अलग बात है, लेकिन सर आपने सुना होगा इंडियाज ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, भारत का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक जो अब भी काम कर रहा है, जिसका नाम क्या है सर जी? इलाहाबाद बैंक। इस बैंक को भारत का सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई? 1865 में हुई। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होंगे, ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मुझसे जुड़े रह सकते हैं, फेसबुक को मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और सर्च करेंगे कौन बनेगा जीए पति, तो एक पेज आएगा कौन बनेगा जीए पति आहा फुल स्टाइल से। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको सर नए नए वीडियोस अपलोड करूंगा और आपको जिसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी सर। इसके अलावा सर आपसे उम्मीद करता हूं आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
आपके सजेशंस मुझे रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, और ये जो अभी सीरीज है ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक्स और फंक्शंस ऑफ बैंक। हम बात करेंगे कौन से प्राइमरी फंक्शन होते हैं, कौन से सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, नेशनलाइजेशन क्या होता है, कब कब हुआ, क्यों क्यों हुआ, कितने बैंकों का हुआ, उस पर हम डिस्कशन करेंगे सर डिटेल से। इसके लिए सर आप जुड़े रहिए कौन बनेगा जीएपति से, और आप सब देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और टिल देन थैंक यू, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ऑल द बेस्ट।